थी और फिर जाते जाते तीली लगाकर आग लगाकर पूरी तरह से कोशिश की कि मुल्क श्रीलंका बन जाए और माशी दिवालिया हो जाए, जिसको अल्लाह ताला के फजल करम से इत्तेहादी हुकूमत ने संभाला, मईशत को संभाला। महंगाई की सूरत हाल उन असरात की वजह से आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है और इंशाअल्लाह जो वादा किया है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, क्योंकि हमने महंगाई इस नालायक को 2% पर दी थी खाने की चीज़ों की, और इन्फ्लेशन जो रेट जो था वो 3.2% पर इस नालायक को दिया था। तरक्की की जो शरह थी वो 6% पर लाकर इस नालायक को दी थी। लेकिन जिस शख्स का मकसद ही ये कहता है कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी इंटरनेशनल जो है वो इमरान खान खुद है। क्योंकि अगर ये तमाम तनाजुर में आप देखें कि पिछले 4 साल मुल्क में क्या हुआ है, तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और उसका तमाम ताने बाने, उसके सबूत जुड़ते हैं उन चीज़ों के साथ जो अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही हैं। कौमी मफाद हो, अपनी कुर्सी के साथ चिमटे रहने की बात हो, अपने इक़्तिदार को बचाने की बात हो, तो साइफ़र एक सफारती सतह का जो मामला है उसके ऊपर सियासत करो, उसके साथ खेल खेलो, मिनट्स को बदल दो, सही है या गलत है उसकी फ़िक्र ना करो। ये मैं नहीं, ये इमरान खान की ऑडियो लीक्स है जिसमें इन बातों का एतराफ़ है, और ये वो सबूत हैं जो इमरान खान साहब ने कौमी मफाद बेचने के लिए ऑडियो लीक्स जो सामने पाकिस्तान की आवाम के सामने आई, सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया। और फिर श्रीलंका मईशत तौर पर तो, माशी तौर पर तो कोएलिशन गवर्नमेंट ने बचा लिया, लेकिन केओस जो श्रीलंका में इस वक्त तक जारी है, वो ये शख्स अपना अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा करना चाहता है। और उसके अंदर आप ये देखें कि आज 4 साल ये फितना, फॉरेन फंडेड फितना मुल्क पर मुसल्लत रहा था, चाहे आरटीएस को बैठा कर ला, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा रहा ना, 4 साल बैठा रहा। क्यों नहीं बोलते, किसके एक जुमला बोल दें कि मैंने कोई हस्पताल बनाया, मैंने कोई स्कूल बनाया, मैंने महंगाई ख़त्म की, मैंने कोई डैम बनाया, मैंने कोई बिजली का 1 मेगावाट बिजली बनाई, मैंने कोई 1 किलोमीटर रोड बनाया, मैंने किसी किस्म की नौकरियां दी, मैंने महंगाई ख़त्म की। कोई एक जुमला तो बोलो। आज कंटेनर पर खड़े हो ना, 2014 में भी ये शख्स कंटेनर पर खड़ा था, उस वक़्त अंपायर की उंगली के बलबूते पर और बैसाखी पर खड़ा था। आज अगर अपने बलबूते पर सियासत करने का वक्त आया है तो गौते खा रहे हो और उस फ्रस्ट्रेशन में अदारों को कॉल आउट कर रहे हो। मैं अभी उस बात पर आऊंगी, लेकिन एक जुमला तो बोलो अपनी तकरीर में, 2014 की तकरीर में और 2022 की तकरीर में कोई फर्क तो लाओ। 4 साल मुल्क पर वजीर आजम रहे हो, अपनी कारकर्दगी का एक जुमला बोलो। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है तुमने, बताओ कोई अस्पताल बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई डैम बनाया हो, कोई मेगावाट बिजली बनाई हो, कोई मोटरवे के एडिशनल कोई 1 किलोमीटर सड़क बनाई हो। आज वहां दहशत गर्दी वापस आ रही है, मुल्क में अमन अमान क्या को आज खतरा है, और उसके ऊपर उसी कंटेनर को सजाकर वही जुमले, वही तकारीर, वही बातें, वही गलाजत, वही इंतशार, वही नफरत, वही ढिठाई। जब नवाज शरीफ 2016 में 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म गया था तो उसकी तकरीर क्या थी कि मैंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मैंने इस मुल्क में पहली मोटरवे दी, मैंने इस मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली दी, मैंने इस मुल्क में स्कूल बनाए, हस्पताल बनाए, मैंने इस मुल्क में अमन कायम किया, दहशत गर्दी ख़त्म की, इस मुल्क को पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, इस मुल्क के आकाइयों को पहली दफ़ा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक ताकत बनाया और दहशत गर्दी का मुकाबला किया, इस मुल्क को सीपैक दिया, नौजवान को रोज़गार दिया, इस खित्ते को तरक्की दी। ये नवाज शरीफ की तकरीर थी। आज आपकी तकरीर क्या है? क्या तकरीर है आपकी? और नवाज शरीफ 2014 में नवाज शरीफ था, आज नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट है, नवाज शरीफ का भूत और खौफ दिमाग से नहीं हटा। शहबाज शरीफ की बातें करते हो। शहबाज शरीफ, तुमने 350 डैम बनाने थे,
शहबाज शरीफ ने पंजाब में 14,000 मेगावाट में से 5,500 मेगावाट बिजली बनाई पंजाब में, उसी वक्त जब तुम ये कंटेनर पर खड़े थे। हस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, महंगाई कम की, उस वक्त जब तुम कंटेनर पर खड़े थे। और आज भी शहबाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की मईशत, मुल्क के सफारती ताल्लुकात, मुल्क के अंदर महंगाई की कमी, मुल्क के अंदर माशी बहाली, मुल्क के अंदर अमन, मुल्क के अंदर जो इस वक्त सैलाब से विक्टिम्स हैं उनकी बहाली, आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ ये काम कर रहे हैं और तुम खड़े होकर कंटेनर के ऊपर गलाजत उगल रहे हो। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है तमाम इंटरनेशनल एस्टिमेट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान को 10 साल लगेंगे सैलाब के असरात से निकलते हुए और $30 बिलियन दरकार है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और इमरान खान साहब, इमरानी फितना, फॉरेन फंडेड फितना, वो कॉन्स्पिरेसी जो मुल्क के अंदर क्या कहती है कि मैं सैलाब से डूबे मुल्क को मज़ीद डुबाऊंगा, मैं यहाँ लाशें बखेरूंगा, यहाँ खूनी मार्च करूंगा, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाऊंगा, क्योंकि 4 साल मेरा अनफिनिश्ड एजेंडा था। मैंने तो अभी और काम करने थे, मैंने तो अभी मईशत तबाह की थी, अभी मैंने जो मुल्क के अंदर अमन था उसको तबाह करना था। ये तो मैं जैसे जल्दी कुर्सी चली गई, मेरा तो अभी फॉरेन फंडिंग का अनफिनिश्ड टास्क रहता है। तो एक तरफ ये हुकूमत जो है वो रिवाइवल्स की तरफ जा रही है और इमरान खान उसी कंटेनर पर खड़े होकर मुल्क के अंदर इंतशार, फसाद और अदारों को कमज़ोर करने की, और मैं उस पर भी आऊँगी। दूसरी बात, इंडिया का वज़ीर दिफा 3 दिन पहले क्या कहता है? वो कहता है कि मुल्क के जो पाकिस्तान का जो शुमाली हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसको हम अपना हिस्सा बनाएंगे। और जो शुमाल को टारगेट किया हुआ है, ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है। और ये फितना क्या कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा। और जो बातें कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है DGISI को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अफवाज पाकिस्तान को, और उसका जश्न कहाँ बनाया जा रहा है? उस वक़्त जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। लगाएं ज़रा वो वीडियो जो आपको मैं बताऊं, ये प्लीज। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो ISI की पोल खोलेंगे, मैं ISI की पोल खोलूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। हकीकी आजादी मार्च की शुरुआत उन्होंने बड़ी बात कही है। इमरान ने ISI के खिलाफ रोचा को दिया है, इस नीति की तारीफ भी की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ, इमरान खान ने अपने भाषण में ISI के खिलाफ भी जमकर जहर उगला है। इमरान ने ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तुलना पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद से की है। इमरान ने कहा कि ISI प्रमुख ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पूरी तरह से सियासी थी। ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी बताया है इमरान खान ने। अब इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ इमरान है वर्सेस ऑल है, वो सारी की सारी मशीनरी जो सरकार की है वो अब खिलाफ है इमरान के, और इमरान खिलाफ है। पाकिस्तान की राजनीति में बहुत निर्णायक पल होने वाला है जब उन्होंने सीधे सीधे पाक आर्मी चीफ को निशाने पर लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष। और ये जाहिर सी बात है कि गौरतलब है कि पहली बार जनरल बाजवा का नाम इतने खुले तौर पर इमरान खान के द्वारा लिया गया है। सेना पर हमला 5 की तारीख में मेरे तो डियरमोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने ISI की पोल खोलने का हक जो है इरादा बना लिया है, और इसलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फरियाद साहब। मोदी का मीडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान की फौज पर और ISI के ऊपर हम उन पे हमले करेंगे। और मोदी का एक कैंपेन मैनेजर जो खुद का था, मैं नहीं कह रही कि अगर मोदी इलेक्शन जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, तो मोदी का मीडिया जो कह रहा है वो इमरान साहब उसको क्या कह रहे हैं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ मौजूद हूँ पाकिस्तान में, मोदी का कैंपेन मैनेजर, खुद अपना बयानिया तो आपने देख लिया, इम्पोर्टेड हुकूमत का, साइफर का, ऑडियो लीक्स, मफाद से खेलो, साइफर के साथ खेलना है, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना डकैतियाँ, वो सब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया है। और अब इंडिया में जश्न मनाने के लिए अदारों को कॉल आउट किया जा रहा है। ये है इमरान खान साहब का असल चेहरा। और उसके बाद दुनिया कह रही है,
ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں, چائنا میں, SCO میں, سینٹرل ایشیا میں, US میں, UK میں, تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائول, فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تمام ڈپلومیٹکلی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا, میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں, سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرا انفنش ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے. ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے, اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا. یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں, اور DGISI کے بعد اور DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا, جس وقت وہ ہو رہا تھا, اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, تو اسی وقت وہ شخص پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں کیا کہتا ہے, ذرا سنیں. میں آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل ایسا میرے ٹھیک بات کی. آپ کو پتا ملک کدھر جانا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے, کیا جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ 1 ملین 2 ملین 3 ملین میں کیا ہوگا. میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے, دولت پہ اضافہ تب ہوتا ہے جن لوگوں میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نوکریاں ملتی ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ذمہ داری کسی اور کے پاس. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں نیوٹرل ہے. تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو لوگ کے ساتھ کیا. یہ اوپر آدمی پر بیٹھے تاریخ لکھی جائے گی پاکستان کی. کیسے آپ نے ان لوگوں کو لا کر مسلط ہوا جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹ کیا ہے تو آج جو مہنگائی. یہ اس وقت جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, آج کہتے ہو شفاف الیکشن کرا دو. تمہارا مطالبہ شفاف الیکشن نہیں ہے. آپ کا مطالبہ اور آپ کی نیت پاکستان کو, جو آپ کہتے تھے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دو, اس کے اندر افراتفری پھیلا دو, نفرت کے بیج بوئے, ایسے بیج بوئے جس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں, اور 4 ٹکڑوں کی بات خدا نہ خواستہ کرتے تھے. اور اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تھا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی, اور بار کہتے ہو جانور ہیں, بار کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا, بار کہتے ہو میر جعفر میر صادق, اور بار یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ منافقت, یہ ہے یہ منافق چہرہ, یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز. اور یہ کہتے ہو, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. DGI نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے
जब नवाज शरीफ साहब को 2016 में निकाला तो उस वक्त भी एक्सटेंशन दी जा सकती थी। बंद कमरों के अंदर तुमने सौदा किया अपने आईनी हल्फ का, और तुम इस तरह की बंद कमरों में ऑफर्स करते रहे। और जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बाहर तुम उनको गालियां देते हो। और कल जो तकरीर तुमने की कि कान खोल कर सुन लो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इस तरह की गलाजत, तुम्हारी इस तरह की गुफ्तगू, तुम्हारी इस तरह की बातें, ये बयानिया पाकिस्तान में तो तबाह बर्बाद हो चुका है। इमरान खान साहब, इसका जश्न अब सिर्फ हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तुम वो शख्स हो, तुम्हारी जहनियत इतनी गलीज है कि तुमने शोहदा के खिलाफ कैंपेन की है लसपेला के हेलीकॉप्टर के साने के बाद। और कल बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ ने कि शोहदा हमारी रेड लाइन है, और उसके ऊपर तुमने उनको नहीं छोड़ा, तुमने साइफर को के ऊपर खेल खेला। और ये जब तुम्हें कह दिया गया कि तुम सियासत अपने बलबूते पर करो, तो कान खोलकर सुन लो। गाली देते हो, कॉल आउट करते हो, ताकि उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं और उसकी जो शहनाई है वो हिंदुस्तान में मचे, क्योंकि तुमने मोदी की कैंपेन का ठेका उठाया हुआ है। कान खोलकर सुन लो कि अब अगर तुमने मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो वो बैसाखी तुम्हारे पास नहीं है। और यही वो बयानिया था नवाज शरीफ का। तुम नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला तो उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, और जिस वक्त तुम्हारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आईनी तौर पे पार्लियामान ने उठाकर बाहर फेंका, तो हाथ जोड़ते हो, मिन्नतें करते हो, तरले करते हो, ऑफर्स करते हो कि मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दे दूंगा एक्सटेंशन, और आप मेरी कुर्सी बचा लें, मेरा इक्तदार बचा लें, और बार कहते हो कि आपको न्यूट्रल रहने का हक नहीं है। तुम इतने मुनाफिक शख्स हो, तुम इतने झूठे शख्स हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हो मैं हट जाने का नोटिस दे रहा हूं। झूठे शख्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हट जाने का नोटिस इसलिए दे रहे हो कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है फॉरेन फंडिंग में, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है तोशा खाना में, क्योंकि तुम्हारे प्रेशर में नहीं आया, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारे धौंस में नहीं आया। जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे FIA को DG को बुलाकर हर अदारे को इस्तेमाल किया, तुम 4 साल बाद क्या कहोगे, क्या आवाम को बताओगे अपनी कारकर्दगी कि मैंने साइफर के साथ खेल खेला, मैंने तोशा खाना में डकैतियां की, मैंने फॉरेन फंडिंग मंगाकर अब पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। क्या बताओगे पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने हीरे और जवाहरात के सौदे किए, मैंने जमीन के टुकड़ों के ऊपर सौदे किए? क्या बताओगे आवाम को? तुम्हारे पास आवाम को बताने के लिए एक जुमला नहीं अपनी कारकर्दगी में, सवाए तुम्हारी चोरियां, तुम्हारी डकैतियों की दास्तानें, जिसके खिलाफ तुम NRO मांगते हो, और उसके बाद कॉल आउट करते हो। तुम जो मर्जी कर लो, तुम लॉन्ग मार्च करो, तुम लॉन्ग ड्राइव करो, तुम लॉन्ग जंप करो, जो मर्जी तुमने करना, या लॉन्ग वॉक करो। 2014 में भी की थी ना, क्या मिला था, क्या हासिल हुआ था? और उस वक्त भी मुल्क के अंदर CPEC आ रहा था, उस वक्त मुल्क की मईशत तरक्की कर रही थी, उस वक्त नौजवान को रोजगार मिल रहा था, उस वक्त महंगाई कम हो रही थी, उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की दे रहा था, उस वक्त गुर्बत कम हो रही थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी। तो क्या मिला था तुम्हें 2014 में वहां 126 दिन के बाद? और आज क्या मिलेगा? क्या करोगे? ये सब कुछ करो, तमाशे करो, पटाखे बजाओ, जो मर्जी करना है करो। इत्तेहादी हुकूमत अपना काम कर रही है, आवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए, मुल्क के अंदर सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। तुम्हारे जैसे फितना, फसाद, झूठे शख्स और झूठी जो तुम्हारी सियासत बेनकाब हो रही है, आवाम के सामने रोज़ तुम्हारा कोई ना कोई अमाल सामने आ रहा है, वो अपना काम करते रहिए। और अगर तुम ये समझते हो कि जो अहम तायनाती हैं इस मुल्क में, वो तुम्हारे इस तमाशे से, गाली से, फसाद से, फितने से, उस पर कोई असर पड़ेगा, तो तुम्हारी भूल है।
बहुत बड़ी भूल है इमरान खान साहब। ये मुल्क अब पुराना पाकिस्तान नहीं है। ये असल में अब वो पाकिस्तान है जहाँ अदारे अपनी हदूद में आईनी हदूद की लकीरें खींची जा रही हैं, और जिसको तुम गाली देकर कॉल आउट कर कर दोबारा अपनी गंदी सियासत में घसीटने के नारे लगा रहे हो। अब नहीं होना, अब नहीं होना, भूल जाओ। वो कैसा इनकलाब और हकीकी आज़ादी है जो रात को घर जाकर सो जाता है और लोग जो हैं वो सड़कों पर रुलते रहते हैं, उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता। ये कैसी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी, और लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग ड्राइव है या लॉन्ग वॉक है या लॉन्ग जंप है, जो अपने पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि खूनी मार्च और लाशों से भरा हुआ मार्च होगा। क्या करना चाहते हो मुल्क के साथ? कर लिया बहुत कुछ, हर अदारे को कमज़ोर किया। 4 साल नैब, जिनको चोर कहते हो, अभी लाहौर मतलब पिछले 5 महीने में और उससे पहले 4 साल जो तुम इल्ज़ाम लगाते रहे, 1100 अरब, 1200 अरब, 600 अरब, 800 अरब, 900 अरब, 4 साल किधर गए वो अरब? किधर गए वो इल्ज़ामात? नैब न्याजी गठजोड़ बना, FIA का DG बाथरूम में बंद हुआ, तैयबा गुल अगवा हुई, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते रहे, फंडामेंटल राइट्स आज तुम्हें याद आ गए? झूठ मत बोलो, लोगों की इज्जतों के साथ ना खेलो, किसी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना देते हो अपनी सियासत की खातिर, किसी 75 साला इज्जतदार शख्स की इज्जत को अपनी सियासत की खातिर उसकी भेंट चढ़ा देते हो। क्या चाहते हो? सब कुछ कर लिया, खवातीन को अगवा कर कर केसेस बनवा लिए, घटिया शख्स अपनी घटिया सियासत के लिए। 4 साल तुमने एक इल्जाम साबित नहीं किया। अगर 1100 अरब की चोरी हुई थी तो साबित क्यों नहीं हुई? हर अदारा तुम्हारे पास, रियासती ताकत तुम्हारे पास, वजीर आजम का ओहदा तुम्हारे पास वो कुर्सी, वो इख्तियार, वो ताकत थी, और कहते हो आज रिलीफ मिल रही है। तो 4 साल रिलीफ मिला, 4 साल ये रिलीफ मिला अदालतों से क्योंकि तुमने झूठे इल्जामात लगाए थे। आज वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का केस का फैसला पढ़ा आप लोगों ने? वो फैसला पढ़े, वो फैसला पाकिस्तान की आवाम पढ़े, वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजा थी वो बिला जवाज थी, उसका कोई जवाज नहीं बनता था, कोई तफ्तीश नहीं हुई थी, किसी किस्म का कोई सबूत नैब ने नहीं दिया, सिर्फ एक JIT हीरो पे मुश्तमिल बनी थी जिसकी रिपोर्ट के ऊपर सजा दे दी गई। आज तक नैब ने नवाज शरीफ की के ऊपर जो इल्जाम लगाया, नैब ने उसका एक पर्चा, एक सबूत नहीं दिया। कोई ताल्लुक नैब नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बना सकी, किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूटर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सका। बिला जवाज किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बच्ची को जेल में डाल दिया, सजाए मौत की चक्की में डाल दिया। क्या किया तुमने? क्या जवाब दोगे? आज तुम फिर वही गर्दान करते हो। ये गर्दान अब पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनेगी। ये इल्जामात अब तुम नहीं लगा सकते इमरान खान साहब, क्योंकि ये तमाम चीजें बेनकाब हो चुकी हैं। हर चीज पाकिस्तान की आवाम को पता चल चुकी है। इसलिए ये बातें अब तुम्हें लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती ना। शर्म तो शर्म वाले शख्स को आती है, ऐसे शख्स को क्या शर्म? इलेक्शन मांगते हो, ना तुम्हें अदारे कबूल, ना तुम्हें ऑपोजिशन गवर्नमेंट कबूल, ना तुम्हें अपने सियासी मुखालफीन कबूल, ना तुम्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कबूल। कौन सा इलेक्शन? अब इलेक्शन पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन होगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद भी इलेक्शन नहीं है। तुम्हारा मकसद मुल्क के अंदर फसाद फितना फैलाना है, और अल्लाह माफ करे, इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन किसी किस्म का भी कोई सानिया या वाकया हुआ पंजाब में, तो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर फ्रंट पे तुम इंतशार चाहते हो। KPK की पुलिस को कहते हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो,
पंजाब की पुलिस को कहते हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। जो लोग इनकी बातें सुनते हैं वो ये सवालात पूछें और अपने दिमाग में ये बात डालें कि ये किस किस्म का शख्स है। कहता है हर जाने का नोटिस करूंगा। वो पहले शहबाज शरीफ साहब का 5 साल का हर जाने का नोटिस हुआ है, उसका तो जवाब दो। ख्वाजा आसिफ का हुआ है, उसका तो जवाब दो। झूठे शख्स, तुम क्या हर जाने का नोटिस करोगे? तुम एक फॉरेन फंडेड फितना हो, फसादी हो, मुल्क में इंतशार चाहते हो, लेकिन ये इसकी इजाज़त पाकिस्तान की हुकूमत नहीं देगी। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस। मैडम एक कमेटी बनाई गई है लाखमाज के हवाले से, उसका मैंडेट क्या है? क्या उसमें अमन अमान के अलावा मुज़ाकरात का आंसर भी शामिल है? क्या किसी जानिब से कोई इशारा आया है कि तहरीक इंसाफ किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहती है? देखिए बात यह है कि मुझे नहीं पता कमेटी, हम एक ख़बर मैंने टीवी पे देखी है, हर जो कंसर्न्ड वुज़रा हैं और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग्स होती रहती हैं। मेरे ख्याल में उसी की खबर आप लोग कमेटी समझ रहे हैं। ऐसी कोई कमेटी, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अपने आइनी फ़राइज़ अंजाम दे रही है, अपना बिज़नेस एज़ यूजुअल गवर्नमेंट का जारी है। और उसी तरह हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक फितना कॉल आउट कर रहा है कि जो वो 2014 में करते थे, आपको वो तमाम मनाजिर याद हैं। चढ़ाई करते थे पार्लियामेंट पे लानत बेचते थे, आग लगा दो, जला दो, सिविल नाफरमानी, घसीट दो, मार दो, ये गुफ्तगू है। आज भी वही गुफ्तगू है। तो उसके लिए जानो माल की हिफाजत करना, लोगों के बिज़नेस की हिफाजत करना, तमाम कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इजलास भी हुआ परसों, मेरे ख्याल में उसी के तनाजुर में आप लोग। मगर बातचीत, देखिए सियासत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और बातचीत सियासतदानों से होती है, और सियासतदानों से जो बातचीत होती है ज़ाहिर है उसके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी भी होती है। लेकिन एक शख्स अगर झूठ बोले, फितना मचाए, फसाद करे, जिसका मकसद किसके साथ मुज़ाकरात करें? एक फॉरेन फंडेड फितने के साथ, एक इंतशार फैलाने के साथ वाले के साथ, पार्लियामेंट पे लानत भेजने वाले के साथ, जो मुल्की मफाद से खेले उसके साथ मुज़ाकरात करें, जो झूठ बोले मुनाफिक शख्स हो उसके साथ मुज़ाकरात करें। मतलब किसके साथ मुज़ाकरात करें? बात तो ये है। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तो लाओ, उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। मैडम ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब भी मुतअद्दिद मौके पर कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी मुतालबात नज़र आते हैं उनमें एक मुतालबा उनका मार्च अप्रैल में इंतखाबात का है और दूसरा मुतालबा उनका चीफ इलेक्शन कमीशन की तब्दीली के हवाले से है। तो क्या हुकूमत इन दोनों नकात पर कोई लचक दिखा के उनसे बातचीत कर सकती है? आप कह रहे हैं कि उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगी, तो ये जो कमेटी की तश्कील है। देखिए सड़कों के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होते, धमकियां गाली देकर मुज़ाकरात नहीं होते, फितना फसाद और इंतशार फैलाकर मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात की ऑफर तो शहबाज शरीफ ने पार्लियामान के फ्लोर पर मईशत की मिसाके मईशत पर दी थी ना, जिस वक्त NRO का नारा था। मतलब अगर तुम्हें अदारे तुम्हारी करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुम कहो और ना डले, और तुम्हारी करतूतें, तुम्हारे अमाल, तुम्हारी डकैतियां सामने आए, तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म होता हो, तो तुम अदारों को गाली दो, सियासी मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ। ये किस किस्म की सियासत है? ऐसे शख्स के साथ, इस जहनीत के साथ किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप गाली देकर, धमकी देकर, धौंस के साथ, फसाद मचाकर, इंतशार मचाकर इलेक्शन नहीं मिलेगा। इलेक्शन जो है वो अपनी आईनी मुद्दत के बाद इंशाअल्लाह होगा, जिसमें पाकिस्तान की अवाम अपना वोट डालेंगे और फितना फसाद को मुस्तरद करेंगे। पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है, मतलब जगहों पे कि हमारी बातचीत चल रही है, तो आप कैटेगरी डिनाइड करते हैं कि कोई बातचीत नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी सतह? मैंने आपको पूरा तफसीली कैटेगोरिक जवाब दिया जी कि इस शख्स के साथ किस किस्म की आप चाहते हैं कि बात हो। ये बात करने के काबिल शख्स नहीं है, ये झूठा शख्स है जो बंद कमरे में आर्मी चीफ की तैनाती को जिसने कारोबार बना दिया, अपने सियासी इक्तदार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की ऑफर की। क्या आइन ये इजाजत देता है? क्या इमरान खान का हल्फ ये इजाजत देता है? और जिस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया तो उसको बाहर उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी, कॉल आउट शुरू कर दिया करना, और कहते हैं मैं चुप हूं।
मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। इमरान खान साहब फरमा रहे थे, इमरान खान साहब के पास कहने को क्या है? क्या ये कहेंगे कि मैंने घड़ियां बेची? क्या ये कहेंगे मैंने हीरो का बिजनेस किया? क्या ये कहेंगे वफाद के साथ खेल खेला? क्या ये कहेंगे कि मैंने अपने वजारत फाइनेंस से ख़त लिखवाया और KPK में कहा कि जो IMF का प्रोग्राम आ रहा है उसको ख़राब करो, पाकिस्तान को श्रीलंका बनने दो माशी तौर पर? क्या बताओगे आवाम को? मतलब एक इतना, मैं समझती हूँ, बेबस शख्स है कि वो अपनी 4 साल वफाक में और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में एक जुमला अपनी कारकर्दगी पे नहीं बोल सकता। इतना बदकिस्मत शख्स है। नसीम सिद्दीकी साहब, अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जिस तरह प्रेसिडेंट हाउस में जो मीटिंग हुई थी उसका जिक्र तो चल रहा था, लेकिन जब DG ISI ने प्रेसर की तो उस दिन उन्होंने कंफर्म किया कि वो मीटिंग हुई। अभी पिछले दिनों ये बात भी चल रही थी कि 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स जो है वो PTI और हुकूमती टीम की तरफ से मुज़ाकरात हुए और हुकूमती टीम की तरफ से अयाज सादिक साहब उसको हेड कर रहे थे। तो इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि PTI या हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात के दौर में? मैंने तो कैटेगोरिकली बता दिया जी कि जो मेरा ख्याल ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई सियासी अगर माइंड वहाँ रह गए। देखिए, इसने इतनी बड़ी ज़्यादती की है एक जमात के साथ जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके ना कहता है क्रश कर देंगे हम, मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर देंगे। अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया है उसका नाम इमरान खान है। वो लोग जिन्होंने वाकई समझा था कि कोई शख्स है जो ये बातें करते थे, फॉरेन फंडिंग मंगाई उस पार्टी के नाम से, उस पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स इस्तेमाल किए, वो फॉरेन फंडिंग अपने ज़ाती इस्तेमाल में की, खैरात के पैसे मंगाए, वो खैरात के पैसे अपनी ज़ाती इस्तेमाल में डाले गए, फॉरेन फंडिंग मंगाई गई अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स के ज़रिए जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद उस जमात की वजह से मुसल्लत होकर आए, बेशक RTS को बिठा कर आए तो डकैतियाँ शुरू कर दी, तोशा खाना के अंदर डकैतियाँ शुरू कर दी। मुल्क के जो मामलात थे, आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, हर शोबे में डाके डाले। यहाँ जब माफियाज के ज़रिए डाके डाल लिए तो घड़ियाँ मतलब आप ये देखें कि 2019 के बाद जितने इंटरनेशनल दौरे किए इनके वुज़रा ने और इन्होंने, उसमें कहते हैं कि दूसरों को घड़ियाँ मिली, वो कहते हैं मुझे खजूरें मिली थी और तस्बीहां मिली थी। मतलब आप ये देखें कि या तो आपको किसी काबिल नहीं समझा होगा कि जी ये जो स्टेट गिफ्ट्स हैं उनको बेच देता है शख्स तो इसको कोई ना दो, और जो मिली वो कहते हैं मुझे खजूरें और तस्बीहां मिली थी। इमरान खान साहब अब लाहौर से निकल आए हैं और उनकी जो अप्रोच है देख रहे हैं बहुत अग्रेसिव है, अदालत के खिलाफ भी और हुकूमत के खिलाफ भी। रेड लाइन की बात हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वफाक में, और क्या रेड लाइन है, कहाँ क्या? जिस तरह सासिम वाडा ने कहा कि लाशें गिरेंगी, उसके बाद आपने रिएक्ट करना है, इमरान खान फैजाबाद पहुँचेंगे तब रिएक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास उसको रोकने के क्या है? क्या गवर्नर राज भी उसमें शामिल है? वो जो रिएक्शन आना है गवर्नमेंट का, उसने अपनी क्या रेड लाइन मुतय्यन किया कि ये क्रॉस होगी तो वफाक अपना जो भी उसके। देखिए, वफाक आपको याद है 25 मई को क्या हुआ था? 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान हुआ था, 25 मई को मुसल्ला लोग पकड़े गए थे, 25 मई को इनके ओहदेदार के घर के टेरेस से गोली लगकर एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ था। 5 बच्चे थे उसको पुलिस कांस्टेबल के। लाश इन ये पूरा प्रोग्राम बनाकर आए थे कि लाशें गिरेंगी, पुलिस वाला शहीद हुआ। ये इंतशार की बातें नहीं करते, अग्रेसिव होते नहीं। अग्रेसिव अप्रोच जिस शख्स के पास मुल्की मफाद में बात करने के लिए हो ना, उसके पास सिर्फ बड़कियाँ होती हैं, उसके पास सिर्फ गाली धमकी होती है, और ये इनका एक तरीका कार है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये इनकी भूल है। ये तमाशे कर लें, आएँ इधर पटाखे बजाएं, जो इनके करते हैं चीज़ें करें, बिल्कुल करें, लेकिन इससे कोई असर नहीं होगा। और इंशाल्लाह पूरा इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब में, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी हुई तो उसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। कोई अगर इस किस्म का फसाद, फितना, इंतशार या खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ तो ये प्री प्लान साजिश के तहत, प्लान के तहत, ये इमरान खान साहब के प्लान के ऐन मुताबिक होगा। ये मैं पंजाब हुकूमत को वार्न भी कर रही हूँ, और ये जानबूझकर पंजाब की हदूद से इन्होंने ये शुरू किया है। और अगर ये किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता वाकया हुआ, इसके जिम्मेदार इमरान खान और पंजाब हुकूमत होगी। जिस वक्त ये लोग
अगर पहुंच गए, जो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर पहुंच गए तो उसका बंदोबस्त इंटीरियर मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, लोगों की जानो माल का, सबका इंतजाम इंशाअल्लाह पूरा किया हुआ। मशवानी साहब एक एडवाइस है। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चीन के दौरे के जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अहम मामला है। चीन में 450 से ज़्यादा पाकिस्तानी जेलों में मुआतक़ीद हैं। क्या इस एजेंडे में ये चीज़ शामिल है, ये पॉइंट शामिल है कि इस पर बातचीत की जाएगी, वो पाकिस्तान में जो है वापस आ जाएंगे? दूसरा जो अहम सवाल ये है कि आपने यहाँ इमरान खान साहब को दिखाया कि वो इस तरह के रिमार्क्स करके टेलीविजन और दीगर जो क्लिप्स है वो भी हमने देखा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि माजी में मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी इसी तरह की बयान सामने आते रहे और इंडियन टेलीविजन को दिखाते रहे, दुनिया भर में मीडिया ने दिखाया। ये किस तरह कंपेरिजन करेंगे? दो बातें आपने की। एक चाइना के विज़िट के बारे में आपने बात की, बहुत ही अहम दौरा है पाकिस्तान का। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला कोविड के बाद कोई अगर स्टेट हेड ऑफ द स्टेट चाइना जा रहा है तो वो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये। और आपको याद होगा 2014 में प्रेसिडेंट शी सीपैक का जो मंसूबा शुरू करना था, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ गए और वो पूरा दौरा जो था वो डिले हो गया। ये बात भी आपको पता है। ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 साल जो सीपैक को मॉनिटर और नए प्रोजेक्ट्स और जो मंसूबे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में थे उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो JCC जॉइंट कमेटी होती है सीपैक की, उसका एक इजलास नहीं हुआ। पहला इजलास 15 दिन पहले एहसन इकबाल की सरबराही में और काउंटर पार्ट चाइना से ये पहला JCC का इजलास हुआ। सीपैक के तमाम मंसूबे रिवाइवल की तरफ हैं। नए मंसूबों के साथ इंशाअल्लाह हमारी टीम्स वज़ीर आज़म के लीडरशिप में, सदारत में चाइना जा रही है और बहुत सी खुशखबरियाँ पाकिस्तान की आवाम को इंशाअल्लाह मिलेंगी। और वो भी उसके ऊपर भी कंप्लीट एक प्लान है इंशाअल्लाह। आपने देखा कि अभी सऊदी अरेबिया में जो मस्जिद नबवी के अंदर शहबाज शरीफ और जिस किस्म की बेहुरमती हुई मस्जिद नबवी की, आपने देखा कि जब मैं वहाँ मौजूद थी, जिस किस्म की गुफ्तगू नारेबाजी हुई, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कैद कर दिया गया था और 10-10 साल की सज़ा, 6-6 साल की सज़ा और जुर्माने भी थे। तो पहली बात जो इस दफ़ा जब हम गए सऊदी अरेबिया, शहबाज शरीफ साहब ने की, वो उनकी रिहाई की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा, जाहिर है हम सबको मालूम है लोग मजदूरियां करने जाते हैं, इस फितने फसाद के शैतानी शर के अंदर वो आ जाते हैं, लेकिन वो उनका कसूर, लेकिन माफ़ कर देना अल्लाह ताला जो है उसको कबूल भी फरमाता है और पसंद भी फरमाता है। पहली बात की और आज वो रिहा हो गए, उसी वक्त जो है वो ऑर्डर दे दिया गया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बाकी आपने बात की माजी की, तो आज अगर बात बड़ी वाज़िया है, बंद कमरे में बैठ के नवाज शरीफ ने ऑफरें नहीं की थी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, और आज जो आइन की हदूद का तयन किया जा रहा है अल्लाह ताला के फजलो करम से, यही बात नवाज शरीफ ने की कि आइनी जो लाइंस होती हैं, जो हदूद होती हैं, उसमें रहकर हर अदारा अपना अपना काम करे तो मुल्क सिर्फ तब तरक्की कर सकता है। और आज अदारों ने जब वो फैसला किया है कि सियासी लैंडस्केप का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये कान खोल कर सुन लो, गाली दो, कॉल आउट करो, जानवर कहो, न्यूट्रल नहीं रहना, मीर जाफ़र कहो। वो मैं सुन रही थी, वो कराए का तर्जुमान जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनसे पूछा एक एंकर ने कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते थे, तो PGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि जी हम उनको नहीं कहते थे, हम लोटों को कहते थे। ये इनकी हकीकत है जी। आखिरी सवाल इनको करने दें। हाँ जी। मैडम साहब, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो इशू है, वो लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बात की जाए तो इमरान खान और असद उमर ने ये कहा है कि ये हमने PTM में पहले ऑफर की थी, आपने पहले ऑफर की थी, जिसके जवाब में हमने ये ऑफर दी थी। क्या PTM ने ये ऑफर दी थी आर्मी चीफ साहब को कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन अदम एतमाद की तरीके से? अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसको मान लूँ? पहली बात है वो मान गए हैं, इमरान खान साहब ने मान लिया कि मैंने ऑफर दी थी।
क्यों ऑफर दी थी? तुम ये कह रहे हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फौज को, DGISI को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दे, मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत की, और मान रहे हो कि हाँ की थी, मैंने ये दी थी ऑफर। इसके बाद कोई इमरान खान साहब की बात के ऊपर यकीन कर सकता है जो ये कहता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है? अगर इम्पोर्टेड हुकूमत है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या कह रहे हो? उनको क्यों ऑफर दे रहे हो एक्सटेंशन की? ये शख्स इसकी ये इनकी, या तो आप कह रहे हैं कि मैं उनकी बात मान लूं। चलें जी। अच्छा मैडम, आप कह रही हैं कि इमरान खान के गुजरात को खजूरों का तोहफा मिलता था, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रही। हाँ, वो गुजरात खुद भी कह रहे हैं। उनमें से कुछ अब मियां शहबाज शरीफ की टीम का भी हिस्सा है, उन्होंने भी कहा मुझे खजूर का तोहफा मिला था। तो अब भी उन्हें खजूर का ही तोहफा मिलता है या आपको बेहतर तोहफे मिलते हैं? और दूसरा सवाल है कि एक पॉलिटिकल अगर इस्टेब्लिशमेंट हुई है तो आया इस्टेब्लिशमेंट का अपना फैसला तो है ही है, इसमें मियां नवाज शरीफ का ज्यादा किरदार है, आसिफ जरदारी साहब का है, ये इमरान खान साहब कहते हैं मैंने एक पॉलिटिकल किया? मेरे ख्याल में जी सबसे बड़ा किरदार अदारे का खुद है, क्योंकि ये रियलाइजेशन अदारों में जब होती है तो ये खुद होती है, ये इंट्रोस्पेक्शन होनी हर अदारे में ज़रूरी है। और उसके बाद आपने जो बातें की इमरान खान साहब तोशा खाना की, तो आज मैं चैलेंज करती हूँ इमरान खान साहब ये कह दें कि मैंने 26 अकाउंट फॉरेन फंडिंग के डिक्लेयर किए थे, ये कह दें कि मैंने खैरात का पैसा ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, ये कह दें कि मैंने तोशा खाना की घड़ियाँ 50% की बजाय 20% पर ख़रीदी और मैंने वो बेची, कह दें, मान जाएं। कह दें कि मैंने 2019 के बाद कोई तोहफे डिक्लेयर नहीं किए थे। कह दें कि मैंने अपनी अहलिया के लिए 2 कैरेट से 4 कैरेट या 5 कैरेट की अंगूठी नहीं मांगी थी। कह दें अल कादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो गैर कानूनी नहीं है। कह दें कि मैंने बंद लिफाफे में 190 मिलियन जो है काबीना से आंखें बंद करा के उनकी आंखों पर पट्टियां बांध के मैंने अप्रूव कराया और मैंने रियासत के पैसे के साथ गैर नाइंसाफ़ी की। कह दें ये बातें, क्योंकि ये तो उन्होंने कह दिया कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी साहब को एक्सटेंशन ऑफर की थी। मेरा सवाल अभी मैडम मेरा सवाल तेरा राणा साहब ने करा था ये जो आ रहे हैं, नहीं राणा साहब ने मेरा सवाल करना है, मुझे 2 करेंगे आप। हाँ जी। अच्छा, सुबह से शाम तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हम कवर करते रहते हैं, जिसमें यही कहा जाता है कि इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंटेनर पे चढ़ गया है वो। ऐसा क्यों नहीं करते जिस तरह आपने पहले ही कायमी तरीके से उसको यहाँ से पार्लियामेंट से निकाला, वोट करवा के उसको सियासत से बिल्कुल ही खत्म क्यों नहीं करते? साथ ही आप लोग ये कहते हैं कि इमरान खान एक झूठा बयानिया जो नौजवान नस्ल है उसके दिमाग में पेनिट्रेट कर रहा है, तो आपके सच में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि लोग आपका सच माने? ये अभी बाई इलेक्शन में कितने वोट पड़े हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को, जो हारे भी हैं? 5-5 हज़ार नहीं, सॉरी नो, आप ये आपका मौक़िफ़ है ना, मेरा मौक़िफ़ अपना। आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूंगी। जहाँ 80,000 वोट पड़ रहा है और 85,000 PTI को पड़ रहा है, तो 80,000 बंदा क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। जहाँ 70,000 पड़ रहा है PMLN को और 74,000 पड़ रहा है PTI को, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000 क्या सोच रहा है? कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। इसलिए ये जो गेम है ना कि बड़ा बयानिया चल रहा है, ये इस बाई इलेक्शन में जो वोटों का की प्रोपोर्शन है उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम ये समझती भी है, ये जानती भी है कि इमरान खान एक मुनाफिक शख्स है, एक झूठा शख्स है, एक फसादी है, एक फितना है जो मुल्क में इंतशार चाहता है, एक नालायक है, एक नाअहल है जिसने मुल्की मफाद पे डाके डाले हैं। ये पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी तरह समझती है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप यहाँ पर इमरान की तकरीर के हवाले से जो क्लिप जो है इंडियन मीडिया में उसके जो है वो शादियाना किया जा रहे हैं, क्या जिस वक्त नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में कहा था जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जनरल खैर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, उस वक्त इंडियन मीडिया का मौक़िफ़ क्या था? दूसरा आपने कश्मीर के हवाले से कहा कश्मीर फरोश। मुझे ये बताइए कि जब मोदी पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बना तो उस वक्त कश्मीरी दिल्ली में मौजूद थे, तो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त नवाज शरीफ वहाँ गए थे उसकी बहुत सरनी में, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बजाय कश्मीरियों को मिलने के अपने बेटे के साथ ताजरों को मिलने के लिए चले गए थे, तो कश्मीरी मुंह देखते रह गए।
इस पर आप देखिए कौन किसका मुंह देखता रह गया मुझे नहीं पता। मुझे ये बात पता है कि कश्मीर का सौदा 75 साल में अगर किसी की हुकूमत में मोदी को, इंडिया को ये जुर्रत हुई है करने की तो वो इमरान खान के दौर में हुई। बाकी जो बातें हैं वो आप किसका मुंह देख रहे हैं और किसका मुंह नहीं देख रहे, ये तारीख का हिस्सा नहीं होता। तारीख का हिस्सा ये होता है कि किसके दौर में कश्मीर का सौदा हुआ, इंडिया ने ये जुर्रत की कि कश्मीर की तरफ देखे और उसको लेजिस्लेट किया, वो इमरान खान के दौर में हुआ। और खत्म करते हुए बात में एक बात जरूर कहूंगी, मैं भूल गई कि इमरान खान साहब आज फंडामेंटल राइट्स और सहाफ़ी की आज़ादी की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर मैं जरा चंद नाम लेना चाहती हूँ। वो नाम लेकर मैं बात को ख़त्म करूंगी कि सहाफ़ी आज़ादी और फंडामेंटल राइट्स जब राना सनाउल्लाह की जेल में कीड़ियाँ छोड़ी गई, डेथ सेल में डाला गया, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, उसके अलावा सलमान रफ़ीक, जो नाम अगर मैं रह गए, हनीफ अब्बासी साहब, जो नाम रह गए मैं उसके लिए माजरत खुआऊँ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और सहाफ़ी की आज़ादी जब अबसार आलम की पसलियों में गोलियां मारी, जिस वक़्त असद तूर की हड्डियां तोड़ी, जिस वक़्त मोहसिन बेग की नाक की हड्डी तोड़ी, जिस वक़्त तल्लत हुसैन, इरफान सदीकी, मुर्तज़ा सुलंगी, मतीउल्लाह जान, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुस्तर जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफ़ी, मीर शकीलुर रहमान साहब, जब इनके खिलाफ और इनके खौफ में तुम मुब्तला थे, इनकी आज़ाद सहाफ़त के खौफ में तुम मुब्तला थे, उस वक़्त मीडिया राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे दफन हुए थे। बहुत शुक्रिया। अभी राना सनाउल्लाह सारे लोग तशरीफ रखें, राना सनाउल्लाह साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल रह गया। सतह जो थी वो आसमान से बातें कर रही थी और फिर जाते जाते तीली लगाकर, आग लगाकर पूरी तरह से कोशिश की कि मुल्क श्रीलंका बन जाए और माशी दिवालिया हो जाए, जिसको अल्लाह ताला के फजल करम से इत्तेहादी हुकूमत ने संभाला, मईशत को संभाला। महंगाई की सूरत हाल उन असरात की वजह से आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है और इंशाअल्लाह जो वादा किया है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, क्योंकि हमने महंगाई इस नालायक को 2% पर दी थी खाने की चीज़ों की, और इन्फ्लेशन जो रेट जो था वो 3.2% पर इस नालायक को दिया था। तरक्की की जो शरह थी वो 6% पर लाकर इस नालायक को दी थी। लेकिन जिस शख्स का मकसद ही ये कहता है कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी इंटरनेशनल जो है वो इमरान खान खुद है। क्योंकि अगर ये तमाम तनाजुर में आप देखें कि पिछले 4 साल मुल्क में क्या हुआ है, तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और उसका तमाम ताने बाने, उसके सबूत जुड़ते हैं उन चीज़ों के साथ जो अब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही हैं। कौमी मफाद हो, अपनी कुर्सी के साथ चिमटे रहने की बात हो, अपने इक़्तिदार को बचाने की बात हो, तो साइफ़र एक सफारती सतह का जो मामला है उसके ऊपर सियासत करो, उसके साथ खेल खेलो, मिनट्स को बदल दो, सही है या गलत है उसकी फ़िक्र ना करो। ये मैं नहीं, ये इमरान खान की ऑडियो लीक्स है जिसमें इन बातों का एतराफ़ है, और ये वो सबूत हैं जो इमरान खान साहब ने कौमी मफाद बेचने के लिए ऑडियो लीक्स जो सामने पाकिस्तान की आवाम के सामने आई, सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया। और फिर श्रीलंका मईशत तौर पर तो, माशी तौर पर तो कोएलिशन गवर्नमेंट ने बचा लिया, लेकिन केओस जो श्रीलंका में इस वक्त तक जारी है, वो ये शख्स अपना अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा करना चाहता है। और उसके अंदर आप ये देखें कि आज 4 साल ये फितना, फॉरेन फंडेड फितना मुल्क पर मुसल्लत रहा था, चाहे आरटीएस को बैठा कर ला, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा रहा ना, 4 साल बैठा रहा। क्यों नहीं बोलते, किसके एक जुमला बोल दें कि मैंने कोई हस्पताल बनाया, मैंने कोई स्कूल बनाया, मैंने महंगाई ख़त्म की, मैंने कोई डैम बनाया, मैंने कोई बिजली का 1 मेगावाट बिजली बनाई, मैंने कोई 1 किलोमीटर रोड बनाया, मैंने किसी किस्म की नौकरियां दी, मैंने महंगाई ख़त्म की। कोई एक जुमला तो बोलो। आज कंटेनर पर खड़े हो ना, 2014 में भी ये शख्स कंटेनर पर खड़ा था, उस वक़्त अंपायर की उंगली के बलबूते पर और बैसाखी पर खड़ा था। आज अगर अपने बलबूते पर सियासत करने का वक्त आया है तो गौते खा रहे हो।
और उस फ्रस्ट्रेशन में अदारों को कॉल आउट कर रहे हो, मैं अभी उस बात पर आऊंगी, लेकिन एक जुमला तो बोलो अपनी तकरीर में, 2014 की तकरीर में और 2022 की तकरीर में कोई फर्क तो लाओ। 4 साल मुल्क पर वजीर आजम रहे हो, अपनी कारकर्दगी का एक जुमला बोलो। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है तुमने, बताओ कोई अस्पताल बनाया हो, कोई पुल बनाया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई डैम बनाया हो, कोई मेगावाट बिजली बनाई हो, कोई मोटरवे के एडिशनल कोई 1 किलोमीटर सड़क बनाई हो। आज वहां दहशतगर्दी वापस आ रही है, मुल्क में अमन अमान क्या को आज खतरा है, और उसके ऊपर उसी कंटेनर को सजाकर वही जुमले, वही तकारीर, वही बातें, वही गलाजत, वही इंतशार, वही नफरत, वही ढिठाई। जब नवाज शरीफ 2016 में 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म गया था तो उसकी तकरीर क्या थी कि मैंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मैंने इस मुल्क में पहली मोटरवे दी, मैंने इस मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली दी, मैंने इस मुल्क में स्कूल बनाए, हस्पताल बनाए, मैंने इस मुल्क में अमन कायम किया, दहशतगर्दी ख़त्म की, इस मुल्क को पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, इस मुल्क के आकाइयों को पहली दफ़ा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ताकत बनाया और दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इस मुल्क को सीपैक दिया, नौजवान को रोज़गार दिया, इस खित्ते को तरक्की दी। ये नवाज शरीफ की तकरीर थी। आज आपकी